देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फॉर्मल चार्ज। आज अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा रेजोनेंस। क्या पढ़ेंगे? हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा पूरा, अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे बस। रेजोनेंस अब समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। मेरे पास एक ओजोन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर? एक ओजोन का स्ट्रक्चर है, O3। किसका स्ट्रक्चर? O3। आप चाहो तो ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, अब इस O3 में ये कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। और एक ऐसा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड। तो इस डबल बॉन्ड के लेंथ को मैं मान रहा हूँ एक्स। क्या मान रहा हूँ? लेट द लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इज एक्स एंड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड इज वाई। तो आपको पता है सिंगल और डबल में कौन लंबा होता है? सिंगल बॉन्ड ज़्यादा लंबा कि डबल बॉन्ड? बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन, तो सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल अट्रैक्शन एंड डबल बॉन्ड मतलब डबल अट्रैक्शन। तो भाई दो एटम के बीच में सिंगल अट्रैक्शन है और दो एटम के बीच में डबल अट्रैक्शन है, तो कौन पास होगा? डबल अट्रैक्शन पास होगा। मतलब लेंथ क्या होगा? कम। पास होगा मतलब लेंथ कम। हाँ या ना? तो यहां से ओजोन की अगर बात करते, किसकी बात करते हैं? ओजोन। ओजोन मतलब O3, O सिंगल बॉन्ड एंड O डबल बॉन्ड। यस और नो? इसके बीच का जो लेंथ है इसको x मानते हैं, इसको y। और अगर मैं आपको बोलूँ x इज इक्वल्स टू वाई, क्या आप मानोगे? क्या इस स्ट्रक्चर को देख के आप ये मानोगे कि x y के इक्वल है किसी भी हालत में? क्या बोलो, समझ में आ रहा है? तो कुछ भी हो जाए आप इस चीज को कभी नहीं मानेंगे कि आपका x किसके बराबर है? y के। हाँ या ना? तो x इज इक्वल्स टू वाई, ये चीज को हम कभी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि x डबल बॉन्ड है एंड y, तो x डबल बॉन्ड है और y सिंगल बॉन्ड, तो कभी भी हम ये नहीं मानेंगे कि x इज इक्वल्स टू वाई। हाँ या ना? पर अगर मैं इसका एक स्ट्रक्चर बनाऊं, क्या बनाऊं इसका एक और स्ट्रक्चर, इसको कोऑर्डिनेट को हटा लेते हैं, ठीक है, वो डिस्टर्ब करेगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं, इसका मतलब क्या हुआ? इस एरो का मतलब क्या? कि ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये स्ट्रक्चर इसमें। कितने स्ट्रक्चर बनाए मैंने? दो। पहले मैंने ओजोन का एक स्ट्रक्चर बनाया और स्टेटमेंट लिख दिया x इज इक्वल्स टू वाई। आप उसको एग्री नहीं करें, क्यों? क्योंकि x डबल है और y, तो डबल और सिंगल कभी सेम। फिर मैंने उसका एक और स्ट्रक्चर बनाया। इस एरो का मतलब है कि ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये स्ट्रक्चर इसमें। अब इसमें आपका x क्या हो गया? y क्या हो गया? मतलब आप ये समझे कि ये डबल इधर से इधर शिफ्ट हुआ, तो ये डबल हो गया और ये सिंगल। हाँ या ना? तो मतलब x पहले डबल था, अब फिर x सिंगल से क्या हो जाएगा? फिर सिंगल डबल, तो एक्सटेंड हो रहा है ना? तो अगर मैं पूछूं x क्या है तो क्या बोलोगे? सिंगल प्लस डबल, ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा स्टेट? तो सिंगल से डबल, डबल से सिंगल। अगर मैं आपसे y पूछूं तो y यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? तो y भी कौन से स्टेट में? ट्रांजिशन, सिंगल डबल। हाँ या ना? तो x सिंगल एंड डबल बोथ, y सिंगल एंड डबल बोथ। तो मैं अगर लिखूँ x इज इक्वल टू वाई, सही है ना? x इज इक्वल टू वाई, सही है कि नहीं? सही है, क्योंकि एक बार x सिंगल एक बार डबल। कोई तकलीफ? तो अगर इस स्टेटमेंट को मुझे लिखूं, मैं इस स्टेटमेंट को अगर मैं लिखूं इस स्टेटमेंट को, और मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाऊं, क्या ये सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को? पर अगर मैं गलती से दो स्ट्रक्चर बना दूं तो? आ रहा है समझ में? तो जब जब भी किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज, कितनी प्रॉपर्टीज? सारी की सारी। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब ना कर पाए, कौन डिस्क्राइब ना कर पाए? तो जब किसी मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टीज को कितने स्ट्रक्चर डिस्क्राइब ना कर पाए, उसके सारे की सारी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कितने स्ट्रक्चर की जरूरत पड़े? दो या दो से ज़्यादा।
तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? तो ये और ये कौन से स्ट्रक्चर, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? तो जब किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब ना हो पाए, किससे डिस्क्राइब ना हो पाए, और उसकी सारी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए आपको दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़े, तो उन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और फिनोमेना को क्या बोलते हैं? कोई तकलीफ किसी को भी आया समझ में? तो ये दोनों आपके कैसे स्ट्रक्चर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इस फिनोमेना को हमने क्या नाम दिया है? रेजोनेंस। कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना? ठीक, तो लिखेंगे इसमें when all the properties when all the properties of a molecule when all the properties of a molecule cannot be described by a single molecule, when all the properties of a molecule cannot be described by a single, sorry molecule नहीं, by a single क्या होगा? structure, by a single structure to describe its all the properties two or more structure are needed. कोई दिक्कत? These structure are called, क्या बोलते हैं इन स्ट्रक्चर को? So these structure are called resonating structure, and the phenomena is called resonance, and the phenomena is called, डेफिनेशन लिख के एग्जाम्पल में इसको छाप लोगे, हाँ या ना? और नीचे क्या लिखोगे? x इज इक्वल्स टू वाई। क्या लिखोगे? तो x इज इक्वल्स टू वाई को कौन डिफाइन कर पाएगा? ये दोनों स्ट्रक्चर। सिंगल स्ट्रक्चर इस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, सिंगल स्ट्रक्चर इस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो जब किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज कौन डिस्क्राइब ना कर पाए? एक सिंगल स्ट्रक्चर। और सारी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़े? दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर की। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? छापिए, आ जाओ। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकाल सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। आइए थोड़ा बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। आइए, तो बॉन्ड ऑर्डर, हालांकि इस चैप्टर में बॉन्ड ऑर्डर निकालने का दूसरा भी तरीका आएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी से भी क्या निकाल सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। तो दो एटम होंगे, अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एमओटी लगेगा। दो से ज़्यादा एटम होंगे, 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए या दो से ज़्यादा एटम हो गए, दोनों केस में क्या लगेगा? रेजोनेंस। क्या लगेगा? तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ
सिग्मा बॉन्ड इन रेजोनेंस, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन रेजोनेंस तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन रेजोनेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन रेजोनेंस। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो किसमें? रेजोनेंस में। और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कर लो किसमें? रेजोनेंस में। डिवाइड कर दोगे क्या मिल जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? ठीक है, किस काम में आता है ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। किसमें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी, आगे आएगा बेटा, है ना? कहाँ आएगा? आगे। तो फिलहाल अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालते चल देते हैं, आगे बॉन्ड ऑर्डर को डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, एमओटी में। तो फिलहाल एग्जाम्पल क्या लिखा है समझते हैं इसको, छाप देना ऊपर का सब। देखो भाई एग्जाम्पल देख लेते एक तो, यहां से वही ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते, किसका? तो क्या था? ओ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वो हाँ या ना? तो डबल बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो रहा था, हाँ या ना? तो जब डबल बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो रहा था तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर की बात करता हूँ तो रेजोनेंस यहाँ से यहाँ हो रहा था, यही था ना स्ट्रक्चर? याद आ रहा है कि नहीं? तो ये जो बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रहा है, पाई बॉन्ड का जो शिफ्टिंग हो रहा है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो रेजोनेंस आएगा ना, उसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही रेजोनेंस आता है, पर बॉन्डिंग भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक आ गया टॉपिक, समझ में आ रहा है? बाकी रेजोनेंस को पूरा डिटेल में किस में पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहाँ पढ़ेंगे डिटेल में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कोई दिक्कत किसी को? आओ इधर देखो। तो अब यहाँ समझो वे, बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस में टोटल बॉन्ड कितने? 3, 1 2 3। डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो ना, मतलब ये पूरा पार्ट कॉन्जुगेशन में, तो इसमें डबल बॉन्ड कितने? 1 2 और 1 3। और टोटल बॉन्ड की बात करो, डबल बॉन्ड नहीं। अब देखो डबल बॉन्ड मतलब क्या? एक सिग्मा और एक, और सिग्मा सिंगल बॉन्ड मतलब क्या? सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, डबल बॉन्ड मतलब, डबल बॉन्ड मतलब सिग्मा और पाई, हाँ या ना? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें कितने सिग्मा है? एक सिग्मा और एक पाई। इसमें कितने सिग्मा? एक। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने? 2 सिग्मा बॉन्ड। कोई दिक्कत? टोटल बॉन्ड कितने हैं? 2 और 1 3, तो 2/3 कितना होता है? हम बायो वाले ना, ओके, फिर डिवाइड करने की जरूरत नहीं। ओके, बॉन्ड ऑर्डर 2/3, बीइंग बायो स्टूडेंट बॉन्ड ऑर्डर 2/3, आगे का मेहनत हम नहीं करेंगे। ओके ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2/3। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? कैसे निकाला समझ आया? सिग्मा बॉन्ड अपॉन टोटल बॉन्ड इन रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड अपॉन इन रेजोनेंस में जो बॉन्ड, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन लिख के जरा बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, छाप दीजिए उसको। फॉर्मूला लिख चुके थे? ओके आंटी, हाँ, दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड पाई होता है, तीसरा बॉन्ड भी पाई होता है, ठीक। तो कितने बॉन्ड है इधर? कितने बॉन्ड है? इसके और इसके बीच में कितने बॉन्ड है? एक। एक बॉन्ड मतलब क्या? बोलो। और यहाँ पे इसके और इसके बीच में कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड मतलब क्या? एक सिग्मा है और दूसरा पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो
एक सिग्मा और दो पाई। समझ गए बेटा? ठीक। देखो, जो बायो वाले हैं वो डायरेक्ट छोड़ दो, और जो मैथ्स वाले समझते खुद को वो निकाल लो। जल्दी करेंगे। डबल सिंगल नेगेटिव कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल नेगेटिव कॉन्जुगेशन, समझ रहे हो? ये मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा रेजोनेंस। क्या पढ़ाऊंगा? रेजोनेंस उसमें आएगा। तो रेजोनेंस क्या होगा? डबल सिंगल नेगेटिव में क्या होता है? रेजोनेंस। मतलब डबल सिंगल नेगेटिव ये रेजोनेंस, डबल सिंगल नेगेटिव मतलब ये रेजोनेंस। समझ गया बेटा? हाँ या ना? डबल सिंगल नेगेटिव रेजोनेंस। दूसरा कंडीशन, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस, मतलब ये पूरा रेजोनेंस में। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? हाँ या ना? यहाँ पर डबल सिंगल नेगेटिव क्या? रेजोनेंस। काउंट कर लोगे? ट्राई करो, नहीं कर पाओगे तो बता दूंगा। बाकी रेजोनेंस जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। समझा रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तो जब मैं इसको किस में पढ़ा दूंगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है सबको? छाप दो इसको बेटा। आगे आएगा। शिफ्टिंग कुछ नहीं करना, शिफ्ट नहीं करना है, सिर्फ टोटल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो। सिग्मा बॉन्ड डिवाइड बाय टोटल बॉन्ड क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर। कुछ नहीं करना है। हो गया कितने लोग का? इससे पहले जिंदगी कट जाए। आओ इधर। ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। कितने बॉन्ड टोटल? 5। अरे हाँ कि ना? टोटल बॉन्ड 5। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, 3/5। यस और नो? अपन इतना कर लिए होंगे क्या? इधर आ जाओ। बॉन्ड ऑर्डर कितने टोटल बॉन्ड? 1 2 3 4 5 6 7। और सिग्मा कितने? 1 2 3 4। आ रहा था कैसा? बॉन्ड ऑर्डर कितना? टोटल बॉन्ड कितने? 2 3 2 5 1 6 7 8 9। और पाई कितने? सिग्मा कितने? 1 2 3 4 5 6। समझ गए? इसको काट लो भाई थोड़ा सा। 3 2 जा। यस और नो? कितने लोग का आ रहा था ऐसा? ठीक, गुड। यहां से बॉन्ड ऑर्डर टोटल बॉन्ड 1 2 3 4 है या ना? तो 1 2 3 4 4 टोटल बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3 है। आंसर ये है ना मुन्नू? इधर डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल, इधर कॉन्जुगेशन नहीं है, जानबूझ के दिया हूं। डबल सिंगल नेगेटिव, कॉन्जुगेशन इधर है, कॉन्जुगेशन इधर है। डबल सिंगल कॉन्जुगेशन नहीं है बेटा। समझे? तो क्या लिख के दिया फॉर्मूला? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब कॉन्जुगेशन, एंड सिग्मा बॉन्ड इन रेजोनेंस। तो भैया रेजोनेंस का एक कंडीशन आपको बताया, पढ़ाया नहीं हो, जीओसी में पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिलहाल याद रखो कॉन्जुगेशन का डबल सिंगल डबल, इतना ही पता कर लो अभी। और दूसरा डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव। तो यहाँ पे ये बताओ, डबल सिंगल है क्या कॉन्जुगेशन? डबल सिंगल नेगेटिव है? हाँ। यहाँ पे डबल सिंगल डबल है? हाँ। डबल सिंगल डबल है? डबल सिंगल डबल है? इधर देखो बे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, पूरे में कॉन्जुगेशन है तो इसलिए पूरा काउंट किया हूं। इधर डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नो कॉन्जुगेशन, सिंगल सिंगल नो कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में टोटल बॉन्ड कितने बेटा? तो कॉन्जुगेशन में सिर्फ यही है भाई, ये कॉन्जुगेशन में तो कितने? 3।
और उसमें सिग्मा कितने हैं? 2, तो 2/3, समझे? हाँ ठीक। आओ इधर से, कॉन्जुगेशन में पूरा मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड टोटल? 2 2 4 2 6 और 1 7। और सिग्मा कितने? 1 2 3 4। कोई दिक्कत किसी को? आंटी, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस, डबल सिंगल नेगेटिव रेजोनेंस, इतने से काम बन जाएगा। हालांकि 6 कंडीशन होते हैं रेजोनेंस के। कितने बेटा? 6। कहाँ पढ़ाऊंगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जीओसी में। अभी जीओसी आने में समय है, जब आएगा पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल आप 2 केस याद रखिए, इससे हमारे ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। समझ आ रहा है? वो भी अभी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आना नहीं, कॉम्पिटिटिव में आता है। तो कॉम्पिटिटिव में जब आएगा उससे पहले मैं आपको क्या पढ़ा चुका हूँ? जीओसी। समझ गए? तो अभी सिर्फ इतना याद रखिए, 2 केस है कॉन्जुगेशन के, डबल सिंगल, डबल सिंगल डबल और डबल सिंगल नेगेटिव। तो जहां पे डबल सिंगल डबल है कॉन्जुगेशन है, जहां पे डबल सिंगल नेगेटिव है वहां पे कॉन्जुगेशन है। डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल नेगेटिव कॉन्जुगेशन है। बाकी में अभी फिलहाल आपके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन नहीं है। समझ गए? तो इधर आओ, डबल सिंगल नेगेटिव है ना, डबल सिंगल, सिंगल सिंगल, खत्म। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन यहाँ पर है, तो इसके बॉन्ड काउंट किया, टोटल बॉन्ड कितना? 3। और सिग्मा कितने? 2। बाकी सब में कॉन्जुगेशन है। डबल सिंगल नेगेटिव, ये पूरा पार्ट कॉन्जुगेशन में, डबल सिंगल नेगेटिव ये भी पार्ट कॉन्जुगेशन में, पूरा मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन में। तो सबके बॉन्ड काउंट किए। यहाँ पर डबल सिंगल नेगेटिव कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, पूरा मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन में, तो पूरे मॉलिक्यूल का काउंट किए। यहाँ पर डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, पूरा मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन में, पूरे बॉन्ड। यहाँ पर डबल सिंगल नेगेटिव, यहाँ कॉन्जुगेशन है, इधर पे कॉन्जुगेशन, तो ये बॉन्ड काउंट नहीं किया हूं। समझे बेटा? हाँ या ना? कोई तकलीफ? क्या हो गया चाची तुमको? जोर से। आंटी, कॉन्जुगेशन के कितने कंडीशन बताए मैंने? 2। कौन से? हाँ हाँ, आओ इधर आओ। ये डबल, ये सिंगल, किधर है नेगेटिव? किधर है? डबल सिंगल डबल है क्या? डबल सिंगल नेगेटिव है क्या? सिंगल सिंगल नेगेटिव होता है क्या? सिंगल सिंगल नेगेटिव होता है क्या? डबल सिंगल नेगेटिव होता है। तो इधर आओ, डबल सिंगल, ये कॉन्जुगेशन है, इधर पे कॉन्जुगेशन, ये बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। समझ गए? आया समझ में? पक्का सबको? ठीक, आ जाओ आगे। थोड़ा सा ड्रैगोस रूल देखते हैं। ये सब जो भी पढ़ा रहा हूँ ये सब कॉम्पिटिटिव में आता है, बोर्ड एग्जाम में आपके नहीं आएगा। ठीक है? ये जो बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाऊँ ये आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से नहीं आएगा। ठीक है? आपका आएगा अमेठी से, वो बता दूंगा, वो आएगा। ये कॉम्पिटिटिव का है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना, ये आपके बोर्ड में नहीं आएगा। आगे ड्रैगोस रूल पढ़ाऊंगा अभी, वो भी बोर्ड में नहीं आएगा। सिर्फ किसका पोर्शन है? कॉम्पिटिटिव। उसके बाद बेंट रूल पढ़ाऊंगा, वो भी आपके कॉम्पिटिटिव का एक पोर्शन है, बोर्ड में नहीं आएगा। तो लिख लो, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए क्या पढ़ना और कॉम्पिटिटिव क्या पढ़ना समझ में आए। ताकि बोर्ड के लिए पढ़ना है तो फिर कॉम्पिटिटिव का पोर्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। समझ गए मैं क्या बोला? तो आगे लिखोगे ड्रैगोस रूल। किसका रूल? ड्रैगो। नहीं, दत्ता इज नॉट ड्रैगो, दत्ता इज नागिन। ठीक है? वो फिक्स हो गया है, टीचर्स डे में हमने फिक्स कर लिया, दत्ता इज नागिन। ठीक है? क्या दत्ता, क्या है तू? हाँ देखा? ओके। देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे कब ड्रैगो का रूल एप्लीकेबल है, कब ड्रैगो का रूल, और फिर उसके बाद देखेंगे ड्रैगो क्या कहता है। तो सबसे पहले हम देख लेते ड्रैगोस रूल में कंडीशन। क्या देख लेते बेटा? तो ड्रैगो रूल को फॉलो होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपका जो सेंट्रल एटम है वो
आपके थर्ड पीरियड का होना चाहिए, उसके नीचे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आओ लिखते चलते हैं। ठीक है, तो पहला रूल, फर्स्ट कंडीशन, कौन सा कंडीशन? फर्स्ट, सेंट्रल एटम शुड बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड और बिलो। आपका सेंट्रल एटम, सेंट्रल तो समझते हो, जो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह करता है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा चुका हो क्या? तो सेंट्रल एटम पता होगा ना भाई। तो जैसे CH4 है भाई, कौन है सेंट्रल एटम? तो C। तो आपका सेंट्रल एटम, ड्रैगो रूल लगने के लिए आपका सेंट्रल एटम कौन से पीरियड का होना चाहिए? थर्ड या उसके नीचे। ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा, सेंट्रल एटम शुड कंटेन लोन पेयर। क्या होना चाहिए सेंट्रल एटम के पास? तो आपके ड्रैगोज रूल को फॉलो करने के लिए आपका सेंट्रल एटम कौन से ग्रुप को बिलोंग करना, कौन से पीरियड को बिलोंग करना चाहिए? तीसरे को या तो उसके नीचे। किसको बिलोंग करना चाहिए? तीसरे को या तो फिर उसके नीचे, हाँ या ना? दूसरा कंडीशन, आपका जो सेंट्रल एटम है उसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। क्या होना चाहिए उसके पास? और एक तीसरा कंडीशन, सराउंडिंग एटम शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होना चाहिए सराउंडिंग एटम? तो सराउंडिंग एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ये तीन कंडीशन फॉलो हो गए, मतलब कौन सा रूल लगेगा? ड्रैगोज रूल। कौन सा रूल लगेगा? तो ड्रैगो कहता है कि भाई अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो आपका सेंट्रल एटम कभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा। आपका सेंट्रल एटम कभी हाइब्रिडाइजेशन, और बॉन्ड एंगल जो होगा वो 90 के करीब होगा। दो चीजें, जब भी तीन कंडीशन फॉलो होगा तो सेंट्रल एटम क्या नहीं करेगा, और बॉन्ड एंगल नियर बाय कितना होगा? 90। समझ गए? यस और नो? तो ड्रैगो रूल को फॉलो होने के लिए कितने कंडीशन लगेंगे? कौन से? पहला, थर्ड पीरियड या उसके नीचे, पहला कंडीशन। दूसरा, उसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। और तीसरा, उससे जो आइटम अटैच है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए। आ रहा है समझ में? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फोन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? फोन। आपका फोन नहीं बे, ये वाला फोन। हाँ, अभी सोच रहे मेरा फोन कब से इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मुझे पता ही नहीं है। कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड इसके अलावा एक और नमूना है, कौन? क्लोरीन। यस और नो? समझे? ये सारे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, और फिर कोई तकलीफ किसी को तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए बेटा ना, सराउंडिंग। तब ड्रैगो क्या कहता है? ड्रैगो कहता है कि भैया जब भी तीन कंडीशन फॉलो हो जाएंगे तो फिर मेरा रूल लगेगा। किसका रूल? ड्रैगो का रूल। क्या कहता है ड्रैगो? आपका सेंट्रल एटम क्या नहीं करेगा? हाइब्रिडाइजेशन। आपका सेंट्रल एटम क्या नहीं करेगा? हाइब्रिडाइजेशन। और आपका बॉन्ड एंगल होगा कितना? नियर बाय 90। कितना हो जाएगा? लिख लूं? लिख लिएगा कंडीशन? नहीं, छापो पे। ठीक। सो तीन कंडीशन लगने के बाद देन अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल कब लगेगा ड्रैगोज रूल? जब तीनों कंडीशन फॉलो होंगे, हाँ या ना? देन अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल central atom will not do what? Hybridization. Then central atom will not do hybridization and
bond angle will be nearly 90 डिग्री। एग्जाम्पल क्या देख लेते हैं? एग्जाम्पल, मेरे पास है NH3, कौन है? और मेरे पास है PH3, कौन है मेरे पास? आओ जरा देखते हैं NH3 PH3 क्या लिखना चाह रहे हैं। ऊपर का छाप चुके क्या अपन? थोड़ा ऊपर कर दूं? आ जाओ, तीसरे रूल से देख लो। NH3 का अगर हाइब्रिडेशन निकालना चाहो निकाल सकता हूँ क्या? सबको ट्रिक पता है क्या? नाइट्रोजन बिलोंग्स टू विच ग्रुप? 15। फॉस्फोरस बिलोंग्स टू विच ग्रुप? 15। दोनों 15 ग्रुप के वे। हमको क्या पता? क्यों? आ बेटा याद करते हैं, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब याद कर लो बेटा, नहीं तो इसमें तुम्हारा नाम आएगा फिर, है ना? यस, फिर अपना नाम जोड़ना, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या हटा के अपना नाम जोड़ लेना। समझ गया कि नहीं? यस और नो? तो याद करो कौन सा ग्रुप? 15। कौन सा ग्रुप? ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। ग्रुप एंड पीरियड निकालना चैप्टर 3 में सिखा चुका हूँ, आज जाके घर जाके निकाल लीजिएगा, अभी टाइम नहीं है। फॉस्फोरस बिलोंग्स टू 3rd पीरियड, तो नाइट्रोजन बिलोंग्स टू विच पीरियड? 2nd। फॉस्फोरस बिलोंग्स टू 3rd पीरियड। कोई तकलीफ बे? कितने वाले, कौन सा ग्रुप है? 15। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5। तो नाइट्रोजन का अगर हाइब्रिडेशन निकालूं ट्रिक लगा के, आता ना ट्रिक लगाना बे? ये आ गया नाइट्रोजन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। कितने हाइड्रोजन? कितने बॉन्ड पेयर? कितने लोन पेयर? 1। 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। कितने बॉन्ड पेयर? 3 बॉन्ड पेयर और 1 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। कितने टोटल ऑर्बिटल? 3 कि 4? 4। तो पहला ऑर्बिटल कौन? S, और बाकी के 3 ऑर्बिटल कौन? P। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। sp3 में 3 बॉन्ड पेयर और 1, तो ये आ गया आपका नाइट्रोजन। कितने बॉन्ड पेयर बेटा? 1 2 3। और ये कौन? अगर लोन पेयर नहीं होता तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल, कौन सा हेड्रल? बॉन्ड एंगल कितना? 109 डिग्री और 28 मिनट। बट लोन पेयर आया है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, और बॉन्ड पेयर के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। तो लोन पेयर के आने से बॉन्ड पेयर पास आएंगे, एंगल 2 डिग्री से कम होगा, नियर बाय 160 डिग्री होगा। कितना होगा? कोई तकलीफ किसी को? फॉस्फोरस बिलोंग्स टू विच ग्रुप? 15 ग्रुप। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? कितने हाइड्रोजन? तो फिर से 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 मतलब होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, पर होगा क्या? पिरामिडल। अबे हाँ या ना? बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री, पर 1 लोन पेयर आ गया, बॉन्ड एंगल कितने से कम होना चाहिए? नियर बाय 2। हाँ कि ना बे? आओ थोड़ा देखते क्या पंचायत हो रहा है इधर। बेटा NH3 का बॉन्ड एंगल जो हम सोच रहे थे 2 डिग्री कम करके, ये होता है 160 डिग्री 8 मिनट। कोई दिक्कत इसमें? और ये होता है 93 डिग्री 6 मिनट। ये क्या हो गया भाई? इसका तो समझ आया, 109 होना चाहिए था, थोड़ा कम हो गया, 2 डिग्री से कम हो तो 107 हुआ। हाँ या ना? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। ये भी सेम, ये भी सेम। अबे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कितने बॉन्ड पेयर? कितने लोन पेयर? कैसा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। कितने बॉन्ड पेयर? कितने लोन पेयर? तो भैया दोनों में कोई फर्क है क्या? पर फर्क यहाँ पे स्ट्रक्चर में आ गया, किसका? एंगल का। होना ये 107 है तो 106 होता, समझ में आता। 108 होता, समझ में आता। 105 होता तो भी समझा लेते। कितना हो गया? 109 से 93, कितने का डिफरेंस समझ लो, बहुत ज्यादा ना। कैसे हो पाया ये? ड्रैगोस रूल। कैसे हो पाया बेटा? आओ समझते हैं ड्रैगोस रूल को, फिर से याद करते हैं। हमारा ड्रैगो रूल लगने का कितना कंडीशन?
3 पहला सेंट्रल एटम कौन से पीरियड का? तो बेटा इधर आओ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कौन से पीरियड में है बच्चा? नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड में, कभी ड्रैगो रूल नहीं लगेगा, कैंसिल हो गया। हमारा फॉस्फोरस कौन से पीरियड का है? लग सकता है, अभी लग सकता है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। बिलो मतलब उसके नीचे, थर्ड वाला मतलब ये और उसके नीचे सब में लग जाएगा। सेंट्रल एटम शुड बी बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, मतलब थर्ड या उसके नीचे होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं बेटा। तो नाइट्रोजन उसके ऊपर है, मतलब पहला कंडीशन फेल, ड्रैगो रूल फेल। समझ गए? तो फॉस्फोरस में पहला कंडीशन फॉलो हुआ है, एलिमेंट थर्ड पीरियड का है। दूसरा कंडीशन क्या? लोन पेयर होना चाहिए, है क्या बेटा? है। और जो एटम अटैच है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव फर्स्ट ग्रुप का है, जितना ज़्यादा ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा। हाइड्रोजन बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। हो गए तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, मतलब लगेगा ड्रैगो रूल, लगेगा। क्या कहता है ड्रैगो? आपका सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन को नहीं करेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा नहीं। समझ गए? जब तक sp3 हाइब्रिडाइजेशन था तब तक बॉन्ड एंगल 109 डिग्री था, अभी हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है, काय का 109 डिग्री, हाँ या ना? एंड बॉन्ड एंगल विल बिलोंग्स टू नियर बाय, तो 90 के नियर बाय 93 हुआ ना। तो यहाँ पर आपका जो क्या बोलते बॉन्ड एंगल है pH3 का, वो 93 क्यों हुआ? समझ आया बेटा? क्या डिलीट हो गया बे? ये डिलीट होना चाहिए। अच्छा क्लोन कर दिया था क्या? मार खाओगे बे, कुछ भी करोगे तुम लोग तो। ठीक, समझ गए? तो इसका कितना 93 और इसका कितना 107। समझ आया? तो जब भी किसी का एंगल 90 के करीब आ रहा है तो दिमाग में लगा देना कि क्या लग रहा होगा, ड्रैगोज रूल। क्लियर है सबको? हाँ या ना? छाप दो। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? ओके, आ जाओ आगे। अगला अगला अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा बेंट रूल। क्या पढ़ लेते हैं? बेंट रूल। कौन सा रूल बच्चा? ठीक, लिखिए बेंट रूल। क्या आंटी? 90 के करीब है, वो क्या एक्सपेरिमेंटल है? ऑप्शन आएगा तो टिक कर लोगे ना भाई। 93 एग्जैक्ट है, याद करना पड़ेगा आपको, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 93। 93 इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मुझे याद नहीं है पर मैं ड्रैगो रूल तो जानता हूँ ना। तो मुझसे किसने पूछा किसका बॉन्ड एंगल कम होगा, किसका नियर बाय 90 होगा, क्या ढूंढूंगा? ड्रैगो रूल, जिसमें लगेगा वो ऑप्शन टिक मार दूंगा। कॉम्पिटिटिव का पोर्शन ना, तो आपको एग्जैक्ट नहीं पूछना, आपको क्या पूछा जाएगा? किसका नियर बाय 90 है, किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। 3 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल आ गए, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, किसका एंगल ज़्यादा हो, जिसमें क्या लगेगा? ड्रैगोज रूल। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो एग्जैक्ट याद नहीं करना है, एग्जैक्ट याद करने का जिसका आता है कॉम्पिटिटिव में वो H2O का आता है और एक NH3 का आता है। समझ गए मैं क्या बोला? तो जब भी एक लोन पेयर आएगा बॉन्ड एंगल नियर बाय 2 से कम कर लो, ऑप्शन टिक मार लो, आंसर आ जाएगा। और जब भी 2 लोन पेयर आएगा तो बॉन्ड एंगल नियर बाय 4 से कम कर लो, ऑप्शन मिल जाएगा, टिक मार लो। समझ गए? अनटिल अनलेस क्या ना लगे, ड्रैगोस रूल लग गया तो नियर बाय 90 को टिक मार लो। क्लियर? इतना याद रखोगे तो कॉम्पिटिटिव के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक, तो बेंट रूल देखो भाई, बेंट रूल का क्या मतलब? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। किसी ने अगर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा तो उसको याद आ रहा होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो आपका बॉन्ड जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? ट्राइगोनल, बाय पिरामिडल। हाँ ये नया बता रहे हो सर, ये सब अपन तो सुने नहीं कभी। हाँ ठीक, सही बात है कि नहीं? हमने सुना ही नहीं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। सुने हो क्या बे? हाँ नहीं याद आ रहा तो बताओ, मेरे पास याद दिलाने का दूसरा तरीका है। यस, अभी आऊँगा लेके पीवीसी पाइप, तुरंत याद हो जाएगा एकदम। कैसा स्ट्रक्चर बेटा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये तीनों एक प्लेन पे लेटे हैं और एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के, तो ये ऊपर और नीचे, जो ऊपर है और जो नीचे है उसको बोलते हैं
एक्सियल बॉन्ड, पता है क्या बे, क्या बोलते हैं इनको अपन, एक्सियल बॉन्ड। और जो प्लेन पे लेटे हैं 120 डिग्री पे, वो है आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो आपके आपके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में तीन ठोके की प्लेन पर लेटे हैं, वो तीन बॉन्ड का नाम है इक्वेटोरियल, और एक प्लेन पर ऐसे ऊपर है और एक प्लेन के, ये दोनों एक्सियल, हाँ या ना। अब जैसे मैंने आपको बोला बेटा, मैंने आपको कोई कंपाउंड दिया PCl3F2, तो PCl3F2 में अगर आप P का हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो यही आएगा। कौन आएगा, यही आएगा। कोई दिक्कत किसी को, हाँ या ना। आप अगर XCF2 करेंगे तब भी हाइब्रिडाइजेशन यही आएगा। इसमें लोन पेयर आएंगे, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं आएंगे। तो अब लोन पेयर नहीं आ रहा तो Cl, 3Cl को कहाँ लगाऊं और 2F को कहाँ लगाऊं, है ना प्रॉब्लम। इसमें XCF2 में करेंगे तो 2 बॉन्ड पेयर आएंगे, 3 लोन पेयर आएंगे। तो बॉन्ड पेयर किधर लगाऊं और लोन पेयर किधर लगाऊं, कौन बताएगा, बेंट रूल। कौन बताएगा, आ रहा है समझ में। तो बेंट रूल आपको बताएगा इस टाइप का जब भी स्ट्रक्चर आएगा, जब भी आपके पास इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड होंगे। sp3d2 जो प्लेन पे लेटा है उसका नाम है इक्वेटोरियल, और जो प्लेन के ऊपर और नीचे है वो है एक्सियल। समझ गए बेटा। तो sp3d में भी आएगा, sp3d2 में भी आएगा और sp3d3 में भी आएगा। समझ गए। तो यहाँ पे लगेगा बेंट रूल। क्या लगेगा, कोई दिक्कत किसी को, तो आ जाओ। क्या है बेंट रूल वो पढ़ लेते हैं। लिखोगे बेंट रूल, लिखो, क्या लिखो, फिर ये सब समझते हैं। सबसे पहले एक्सियल पोजीशन हैज लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर। क्या कहता है ये रूल, कि जो एक्सियल है उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, कम। जो एक्सियल है उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, समझ गए। तो इक्वेटोरियल का क्या होगा, अबे हाँ या ना। तो पहला चीज, एक्सियल पोजीशन हैज लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड इक्वेटोरियल position has more percentage S कैरेक्टर। तो जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, देख के बताओ बे, कम है। और जो एक्सियल है उसका, समझ गया, एक्सियल इक्वेटोरियल समझ में आया। उल्टा बोल रहे हो मार खाओगे बे, अबे देख के बोलो नमूनो। एक्सियल का परसेंटेज कैरेक्टर क्या है, कम, और इक्वेटोरियल का क्या है, समझ गए। एक्सियल मतलब कौन, जो प्लेन के ऊपर और उनका परसेंटेज कैरेक्टर, और जो प्लेन पे लेटे हैं वो इक्वेटोरियल, उनका परसेंटेज कैरेक्टर। समझ गए, यस और नो, कोई दिक्कत किसी को। ठीक, आगे अब लगा रहे बेंट रूल। क्या लगा रहे, ठीक। तो a lone pair prefer to occupy a lone pair prefer to occupy that hybrid orbital which has more क्या परसेंटेज एस कैरेक्टर।
और परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका ज़्यादा? मतलब कुल मिला के कहना चाह रहा है कि लोन पेयर कहाँ आना पसंद करेगा? इक्विटोरियल पे। लोन पेयर कहाँ आना पसंद करेगा? तो कुल मिला के सब याद रखने का मतलब नहीं है, तो उसका रूल है तो एज इट इज लिखा रहा हूँ। अदरवाइज अगर ये बेवकूफ़ नहीं होता तो सिंपल लैंग्वेज में लिख के देता कि लोन पेयर किधर आएगा। ये ज़्यादा आसान होता है कि ये ज़्यादा आसान है? समझ गए? तो ये नमूने हैं, कुछ भी लिख के देते हैं, ठीक। तो आप लोग नमूने नहीं हो तो आप लोग याद रखिए, लोन पेयर किधर आने का, ख़त्म बात। समझ गए? इतना लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत, अब वो रूल है, जैसा लिख के दिया मैं लिख के दे रहा हूँ, पर आप उसको ऐसे याद नहीं करेंगे, ठीक है। और a more electronegative atom preferred to occupy that hybrid orbital, उल्टा उसका, which has less परसेंटेज एस कैरेक्टर। किसका होता है बे? समझ गए? तो बेंट रूल को अगर शॉर्ट में समझना चाहे, लोन पेयर किधर आने का है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किधर आने का है, तो अगर इतना लिख देता बेंट रूल कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किधर आएगा, एक्सियल, लोन पेयर किधर आएगा, खत्म। यस और नो? समझ गए? तो नीचे लिख भी दे रहा हूं, माय रूल, ठीक। तो बेंट रूल हमको नहीं पता, अपन क्या कर लेते हैं, हाँ माय रूल, ठीक। आरसीसी रूल, ओके। तो क्या, लोन पेयर विल ऑक्युपाई क्या, लोन पेयर विल ऑक्युपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, हाँ या ना? कोई दिक्कत? एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल ऑक्युपाई क्या, सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल ऑक्युपाई एक्सियल पोजीशन। समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत? तो आपको बेंट रूल पसंद है बेंट रूल, या आपको माय रूल पसंद है तो माय रूल, दोनों क्या है, सेम, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क। छापिए, ठीक। आओ नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका बेटा बैक बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्या आपका, बैक बॉन्डिंग। समझ तो बैक बॉन्डिंग नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझते हैं क्या अपन? यस, अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझते हैं। क्या समझते हैं अपन? अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझते हैं। तो अगर बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, किसकी बात करते हैं? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब क्या, लोन पेयर, शेयरिंग ऑफ लोन पेयर, हाँ या ना? थोड़ा सा आते कोवेलेंट बॉन्ड में, किस में आते? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को हमने क्लासीफाई किया दो टाइप में, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैप किया तो सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैप किया तो, और साइड वाइज ओवरलैप किया तो, पता है ना आपको, हाँ या ना? तो किसी भी दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड जो बनेगा वो हेड टू हेड ओवरलैप की साइड वाइज, हेड टू हेड मतलब सिग्मा। फिर दूसरा बॉन्ड, समझ गए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आओ बे। कोऑर्डिनेट के भी दो बॉन्ड होते हैं, एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग और एक साइड वाइज। अगर हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं तो उसको बोलते हैं सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
पर उसको सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना बोल के हम उसको सीधे बोलते कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? और अगर साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है तो उसको बोलते हैं पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो उसको पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना बोल के हम उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं उसको? लोन पेयर का शेयरिंग हो रहा है, मेरा लोन पेयर आपके साथ शेयर हो रहा है, तो भैया शेयर करने के लिए ओवरलैप होना पड़ेगा ऑर्बिटल को, हाँ या ना? भाई जब भी शेयरिंग होगी, चाहे म्यूचुअल करो चाहे शेयरिंग करो, ओवरलैप कंपलसरी है कि नहीं? तो मुझे आपके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, तो मेरा ऑर्बिटल आपके साथ क्या करेगा? ओवरलैप। मुझे आपके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, तो मेरा ऑर्बिटल आपके साथ क्या करेगा? ओवरलैप। दोनों में ओवरलैप, हाँ या ना? तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और हेड टू हेड ओवरलैप है, क्या नाम दिया उसका? सिग्मा बॉन्ड। क्या नाम दिया? और अगर साइड वाइज ओवरलैप हुआ तो क्या नाम दिया? समझ गए? वैसे ही जब लोन पेयर का शेयरिंग करूंगा तो उसके लिए भी ऑर्बिटल को क्या होना पड़ेगा? ओवरलैप। तो ओवरलैपिंग तो हमेशा दो टाइप से हो सकती है। ओवरलैपिंग हमेशा कितने टाइप की हो सकती है? दो, हेड टू हेड एंड। तो अगर मैं हेड टू हेड ओवरलैप करके लोन पेयर शेयर कर रहा हूं तो नाम होना चाहिए था सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ या ना? तो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम सिंपली बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम सिंपली क्या बोलते हैं? और अगर साइड वाइज ओवरलैप होता तो क्या नाम होता? पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम सिंपली क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज नथिंग बट, सॉरी, बैक बॉन्डिंग इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग। जब आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप की वजह से बनेगा तो उसका नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है, पर अगर वो साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से बनेगा तो हमने उसको क्या नाम दिया? बैक बॉन्डिंग। क्यों बोलते बैक बॉन्डिंग? समझो, ये बॉन्ड तब अकर होता है जैसे आपके और मेरे बीच में एक बॉन्ड बन चुका है, कोई सा भी कोवेलेंट बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना? अब दूसरा बॉन्ड बनाना है, और दूसरा बॉन्ड जो बनेगा वो पाई बने, सॉरी, कोवेलेंट बनेगा। गलत बोल दिया। आपके मेरे बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत? तो पहला बॉन्ड है मतलब क्या बन गया? सिग्मा। अब मुझे दूसरा बॉन्ड बनाना है, चाहे कोवेलेंट बनाओ चाहे दुनिया का कोई बनाओ, साइड वाइज ओवरलैप। कैसा ओवरलैप? पर मैं बनाना चाहता हूँ कोऑर्डिनेट। क्या बनाना चाहता हूँ? पर अब कैसा पॉसिबल है? साइड वाइज। एक बन चुका है ना, एक बॉन्ड कोई सा भी बने, दूसरा बॉन्ड क्या बनेगा हमेशा? साइड वाइज। तो अब दूसरा बॉन्ड जो बनाना है वो म्यूचुअल शेयरिंग नहीं, शेयरिंग से बनाना है, तो क्या बनेगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग से। वो भी कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। तब उसको क्या बोलूंगा? बैक बॉन्डिंग। क्या बोलूंगा उसको? आया समझ में? तो मैंने आपके साथ एक बॉन्ड बनाया, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। फिर हमने दूसरा बॉन्ड बनाया, तो कैसा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? वो भी कोऑर्डिनेट। वो भी कैसा? बैक बॉन्डिंग। तो जनरली बैक बॉन्डिंग में क्या होता है? मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है, यस और नो? तो मुझे जरूरत है तो मैंने आपके साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, म्यूचुअल शेयर, कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, बन गया बॉन्ड हमारे बीच में। बॉन्ड बनने के बाद पता चल रहा है कि आपका एक ऑर्बिटल खाली है और आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्या नहीं आपका ऑक्टेट? तो आपने क्या किया? आपने मुझे एक इलेक्ट्रॉन दिया, मेरे साथ एक बॉन्ड बना लिया, हाँ या ना? समझ आ रहा है? और बदले में मुझे समझ में आ रहा है कि आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो मैंने आपको एक लोन पेयर देके बॉन्ड बनाया बदले में। आ रहा है समझ में? आपने मेरे साथ एक बॉन्ड बनाया, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट किया, और मुझे पता चल रहा है कि आपका ऑक्टेट कंप्लीट, तो मैंने आपको एक लोन पेयर देके बॉन्ड बनाया। तो लोन पेयर देके बदले में बनाया ना, बैक साइड, बैक बॉन्डिंग। पर बॉन्ड क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? आया समझ में? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से बनेगा तो उसका नाम कोऑर्डिनेट ही है, और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से बनेगा तो उसका नाम है बैक बॉन्डिंग। उसका नाम है बैक बॉन्डिंग। कोई तकलीफ किसी को? किसी को भी? समझ आया? लिखो डेफिनेशन।
द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू साइड बाय शेयरिंग ऑफ लोन पेयर इज कॉल्ड, क्या बेटा समझ गए? और लोन पेयर के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसका नाम हमने क्या रखा है पहले से? कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं उसको? तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू साइड बाय शेयरिंग ऑफ लोन पेयर इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। जैसे समझो आप, कोई दिक्कत किसी को? यस और नो छापो। क्या लिख दो बे? बैकिंग बॉन्ड। मार खाओगे कुछ भी लिखोगे बे, सही से लिखो बे। हाँ कुछ लोग बेकिंग सोच के सोच रहे अभी पिज्जा आएगा। बैक बॉन्डिंग इज कॉल्ड, कोई तकलीफ किसी को बे? यस और नो? ठीक। बैक बॉन्डिंग बनने के लिए क्या कंडीशन? तो बैक बॉन्डिंग बनने के लिए एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे के पास क्या होना चाहिए? खाली ऑर्बिटल, हाँ या ना? तो बैक बॉन्डिंग बनने के लिए एक के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। और दूसरे के पास क्या होना चाहिए? यस और नो? तो पहला डोनर एटम मस्ट हैव क्या? मस्ट हैव लोन पेयर। तो आपके डोनर एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और एक्सेप्टर के पास क्या होना चाहिए? एक्सेप्टर एटम मस्ट हैव क्या? एम्प्टी ऑर्बिटल। तो डोनर एटम के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। और एक्सेप्टर एटम के पास क्या होना चाहिए? खाली ऑर्बिटल। यस और नो? कोई तकलीफ किसी को? ठीक, नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास देखते हैं।